12 नवंबर 2023, जिस दिन पूरा देश दीपावली मनाने की तैयारी में लगा था, उसी दिन के मॉर्निंग में एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे एक टनल में हमारे देश के 41 मजदूर काम कर रहे थे। और मॉर्निंग के करीबन 5:30 बजे सुरंग के एंट्री गेट से 270 मीटर के बाद का 60 मीटर का हिस्सा अचानक से धंस जाता है और ये 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस जाते हैं। बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। करीब 5:30 बजे ये घटना होती है और 7 बजे तक स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाता है। 9 बजे तक जिले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सारे घटना स्थल में पहुंच जाते हैं। करीबन 6 घंटे बाद इस घटना की बात उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच जाता है और अगले ही दिन उत्तराखंड के सीएम घटना स्थल पर पहुंचते हैं। और उसी दिन 13 नवंबर को बचाव के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन, स्वास्थ्य विभाग और जो भी विभाग सुरंग के काम में एक्सपर्ट है वो सारे इस रेस्क्यू के लिए पहुंचता है और करीबन 200 लोगों की टीम इस रेस्क्यू की शुरुआत करते हैं। और फाइनली 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाता है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ किया गया। और गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि उत्तरी हिमालय की जिस क्षेत्र में उत्तराखंड बसा है वहाँ की चट्टाने सैंडीमेट्री है और अक्सर इसके कारण चट्टाने दरकने की घटना होती है। फिर भी गवर्नमेंट इस बात को इग्नोर करके डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पहाड़ी को काट रही है और ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट को करके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो करीबन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री इन चारों धामों के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए 12 मीटर चौड़ा सड़क बनाने का प्लान है जिससे इनके बीच का फासला कम होगा और ट्रैवल टाइमिंग बच पाएगा। 4 धाम प्रोजेक्ट की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में ही किया है और जिस टनल में ये घटना हुआ है उसे बनाने की शुरुआत 2018 में हुआ था। इस टनल को 4.5 किलोमीटर तक बनाया जाना था और 2023 तक इस टनल में कंस्ट्रक्शन का काम सिलक्यारा की तरफ से 2350 मीटर तक कंप्लीट हो चुका था और बड़कोटा की तरफ से 1600 मीटर तक सुरंग बन चुका था और बीच का 483 मीटर का हिस्सा सुरंग बनने के लिए बचा था। और अचानक से 12 नवंबर को एक घटना हो गई। ये घटना 12 नवंबर की मॉर्निंग में हुआ था और मजदूरों के पास बाहर निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उस समय मजदूरों के पास सिर्फ 2 ही प्लस पॉइंट थे। फर्स्ट में जहाँ से सुरंग धंसा था वहाँ से लगभग 2000 मीटर तक सुरंग खाली था, वहाँ मजदूर घूम सकते थे, सरवाइव कर सकते थे। और सेकेंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था पानी का पाइप जो टनल के एंट्री गेट से 250 मीटर तक सुरंग में लगा था और उसी पाइप के थ्रू पानी टनल में जाता था और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पानी को यूज करते थे। जब ये 60 मीटर का एरिया धंसा तब पानी के पाइप को कुछ नहीं हुआ था और 12 नवंबर की शाम को ही इस पाइप को खोल दिया गया और इसी पाइप के थ्रू ये पता किया गया कि मजदूर अंदर में ठीक है या नहीं। और करीबन 12 नवंबर की रात को ही करीबन 10 बजे तक ये पता चल गया था कि मजदूर अंदर ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये था कि आप इस 3 इंच के पाइप के थ्रू मजदूरों को खाने के लिए कुछ अंदर भेज नहीं सकते थे। फिर भी मजदूरों तक खाने के लिए काजू, बादाम और जो भी पॉसिबल था इस 3 इंच के पाइप के थ्रू 13 नवंबर से भेजा जा रहा था। उसी के साथ 13 नवंबर को उत्तराखंड के सीएम टनल का जायजा लेने खुद पहुंचे। साथ ही 13 नवंबर को इस रेस्क्यू के लिए 200 लोगों की टीम पहुंची जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी वहां पहुंचे। लगभग देश के सारे बचाव एजेंसियां वहां पे थी, लेकिन जिससे मलबे में खोदा जाता, ड्रिलिंग किया जाता, वो मशीन ही नहीं आया था। जब एक अंदर फंसे मजदूर के भाई ने ये पूछा कि मशीन कब तक आएगा तो उसे बताया गया कि रात के करीबन 10 बजे तक मशीन आ जाएगा। लेकिन मशीन 14 नवंबर की सुबह को आया था और 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन जिस मशीन का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए हो रहा था वो काफी स्लो काम कर रहा था और इससे परेशान होकर NHIDCL ने बचाव के प्रोसेस में तेजी लाने के लिए दिल्ली से दूसरी मशीन लाने का डिसाइड किया और 15 नवंबर को दिल्ली से मिलिट्री के द्वारा एयरलिफ्ट करके दूसरी मशीन को 3 अलग अलग पार्ट में लाया गया और 16 नवंबर की रात से ये मशीन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू करती है। और ये मशीन इतना पावरफुल था कि ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक खोद सकता था और 17 नवंबर तक इस मशीन ने
24 मीटर तक ड्रिलिंग करके 800 से 900 के डायमीटर तक का 4 पाइप डाल दिया था। लेकिन 5वां पाइप डालने से पहले ही इस मशीन का बैरिंग टूट जाता है और लगातार ड्रिलिंग होने की वजह से 17 नवंबर की शाम को टर्नल क्रैक होने का आवाज आता है और काम को बंद करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ड्रिलिंग का काम कंटिन्यू चलने के कारण कहीं टर्नल क्रैक तो नहीं हो रहा है और इसलिए काम बंद कर दिया जाता है। और अब तक 5 दिन निकल जाते हैं और प्रोग्रेस कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी पॉजिटिव खबर मजदूरों के फैमिली को नहीं मिल पाया था और काम रुकने के बाद मजदूरों के फैमिली और रेस्क्यू टीम के बीच विवाद शुरू हो जाता है और मशीन के खराब होने की वजह से 18 से 19 नवंबर तक काम बंद रहा, जिसके कारण मजदूरों के फैमिली और नाराज हो गए। लेकिन उस बीच थोड़ी सी अच्छी बात यह थी कि 18 से 19 नवंबर के बीच काम रुका तो रेस्क्यू टीम ने एक और मशीन इंदौर से मंगवा लिया था। लेकिन 20 नवंबर तक ये बात उत्तराखंड के हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। काम रुकने के बाद मजदूरों के फैमिली के साथ देहरादून की एक एनजीओ है समाधान एनजीओ कृष्णा विहार ने उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया और 20 नवंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार से 48 घंटे के अंदर इस पर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, सचिव लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे प्राधिकरण को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा और 20 नवंबर को ही अर्नोल्ड डिक्स, जो कि एक टर्नल एक्सपर्ट हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं और अपने अनुभवों के हिसाब से वो सलाह देते हैं कि एक्चुअल में यहाँ करना क्या है। और उसी दिन 6 इंच का पाइप मलबे में पार करने में पहली सफलता मिलता है और करीबन 8 दिन बीतने के बाद इस पाइप के थ्रू मजदूरों तक प्रॉपर खाना पहुंच पाया। 21 नवंबर को मजदूरों को खिलाने के लिए खिचड़ी पहुंचाया गया और उसी दिन रेस्क्यू टीम ने मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया और वॉकी टॉकी भेजकर मजदूरों से बात किया गया। साथ में मजदूरों को खाने के लिए एंटी डिप्रेशन टैबलेट भी दिया गया ताकि मजदूर डिप्रेस ना हो और हिम्मत बनाए रखे। 22 नवंबर तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगभग 45 मीटर तक हो गया था, लेकिन उसके बाद लोहे का सरिया आने की वजह से एक दिन पूरा सरिये को कटर मशीन से अंदर जाके काटने में ही निकल गया। 27 नवंबर को सरिया काटने के बाद फिर से काम शुरू होता है और फिर मशीन का प्लेट ही टूट जाता है और मशीन खुद ही फंस जाता है। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार 5 प्लान बनाती है और ये डिसाइड होता है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी किया जाएगा और पहाड़ी के ऊपर से करीबन 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग किया जाएगा और रानीगंज वाला टेक्निक लगा के मजदूरों को एयरलिफ्ट करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए आर्मी को जंगल काटने की जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद बीआरओ को पहाड़ी के ऊपर रास्ता बनाने की जिम्मेदारी दिया गया ताकि ड्रिलिंग मशीन को ऊपर ले जाया जा सके। उसके बाद 25 नवंबर को अर्नोल्ड डिक्स मीडिया को बताते हैं कि ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन खराब हो गया है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा मैनुअली भी इसे खोदने का प्लान चल रहा है। और फिर 26 नवंबर को नवयुग कंपनी ने 12 रेड माइनर्स को मैनुअली काम करने के लिए दिल्ली से बुलाया। रेड होल माइनिंग की टेक्निक ये बहुत ही खतरनाक तरीका है कोयले की खदान से कोयले को निकालने का। इसमें बेसिकली वर्टिकली गड्ढा किया जाता है जमीन के नीचे के कोयले तक पहुंचने के लिए और वहां से फिर कोयले को काट के ऊपर निकाला जाता है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी कि एनजीटी ने इस टेक्निक पर बैन लगा रखा है। रेड होल माइनिंग के टेक्निक में लोगों के मरने की संभावना बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस टेक्निक में कोई ऑक्सीजन सपोर्ट या किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए ये बैन है। हालांकि ये बैन जरूर है, लेकिन देश के हर राज्य में जहाँ कोल माइनिंग चल रहा है वहाँ के लोकल मजदूर इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं और अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब बस यही बेस्ट तरीका था। इसलिए 27 नवंबर को 12 रेड माइनर्स की टीम काम करना शुरू करती है और ये 27 नवंबर को 24 घंटे तक काम करते हैं और 28 नवंबर तक पता चलता है कि बस 2 मीटर तक खोदना बचा हुआ है और 28 नवंबर की रात को ही पहले मजदूर को 7:30 बजे तक स्ट्रेचर के जरिए निकाला जाता है और एक एक करके 41 मजदूरों को निकाल लिया जाता है। इसमें फंसे 41 मजदूरों में से 15 झारखंड से थे, 8 उत्तर प्रदेश से थे, 5 उड़ीसा से थे, 4 मजदूर बिहार से थे, 3 मजदूर पश्चिम बंगाल से थे, 2 उत्तराखंड के थे, 2 आसाम के थे और 1 हिमाचल प्रदेश का था। इन 12 रेड माइनर्स में से एक रेड माइनर जिसका नाम मुन्ना कुरैशी था, ये वो इंसान थे जिसने खुदाई के दौरान वो आखिरी पत्थर हटाया। उसके बाद वो मजदूरों को देख सकते थे। इनका कहना था कि लोग हमसे गले मिले, हमें बाहर निकालने के लिए धन्यवाद किया। हम लोगों ने 24 घंटे तक कंटिन्यूसली काम किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने ये काम अपने देश के लिए किया है। पूरे देश ने 41 मजदूरों को बाहर निकलने का सेलिब्रेशन किया। रेड माइनर्स को शाबाशी दिया गया, सभी मजदूरों को माला पहनाया गया और फाइनली रेस्क्यू हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गया और लोगों ने इसे नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा बोल के लोग अपने अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन ये घटना भले ही प्राकृतिक आपदा हो,
लेकिन इस आपदा के पीछे का असली कारण है डेवलपमेंट, जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है, जिसकी वजह से आज जोशीमठ डूब रहा है और हर दिन लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल रही है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस बात को इग्नोर करके चार धाम के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रही है। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही विवाद चल रहा है। चार धाम प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था कि इसे 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 889 किलोमीटर तक का सड़क बनाना है, जिसका बजट करीबन 12,000 करोड़ रुपए बताया गया था और चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में कनेक्ट करना था, जिसके लिए NH94, NH108, NH109 और NH58 को चौड़ा करना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,000 तक पेड़ काट दिए थे और इसके बाद सड़क चौड़ा करने के लिए पहाड़ियों में ब्लास्टिंग तक किया जा रहा था और इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। उसके बाद कुछ जगह पर एक्सट्रीम स्लोप कटिंग भी देखा गया था और सड़क को चौड़ा करने के लिए 45 डिग्री तक स्लोप को काटा गया था। और फिर फरवरी 2018 में देहरादून की एक NGO ने, जिसका नाम सिटीजन फॉर ग्रीन दून है, इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT में कंप्लेन किया था कि इस प्रोजेक्ट से हिमालय के इकोलॉजी पर भयानक असर पड़ रहा है। इस NGO ने कहा कि उस समय तक लगभग 25,000 पेड़ काटे जा चुके थे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का भी उल्लंघन था। इस NGO ने मेंशन किया था कि इन्वायरमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 100 किलोमीटर या उससे ऊपर का बनाया जाता है तो उसमें एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूल को बाईपास करने के लिए इस प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड करके दिखाया और गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि भैया हम 1000 किलोमीटर का सड़क नहीं बना रहे हैं, हम 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका लेंथ करीबन 100 किलोमीटर से भी कम है। और इसलिए NGT ने भी सितंबर 2018 में कह दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद अगस्त 2019 में इस ऑर्डर को देश के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लेकर 26 मेंबर की हाई पावर कमेटी बना दी और इस कमेटी को लीड किया जा रहा था इन्वायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा के द्वारा। इस कमेटी का काम था ये जांचना कि इस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान पहुंच सकता है इन्वायरमेंटली और सोशली उत्तराखंड को। सरकार की जो खुद की गाइडलाइन है 2018 की, उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का, उसके अकॉर्डिंग पहाड़ियों पर जो हाईवे बनाए जाएंगे उसकी टोटल विड्थ 7 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सरकार इस पहाड़ी पर 12 मीटर चौड़ा सड़क बनाना चाहती थी और इससे बहुत ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ता। और ये जो कमेटी बनाई गई थी इसको इस बात पर सजेशन देना था, लेकिन इस कमेटी के मेंबर के बीच ही आपस में मतभेद हो गया और कमेटी 2 भाग में बढ़ गया और दोनों मेंबर के अलग अलग विचार थे और दोनों टीम ने अलग अलग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। फर्स्ट टीम में 21 मेंबर थे जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। इस टीम ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रोड को बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। और 21 लोगों की टीम के मेंबर ने बिल्कुल ही कह दिया कि बन सकता है। और जिस टीम में 5 मेंबर थे उस टीम ने कहा कि रोड जितना है 5.5 मीटर का वही रहने दिया जाए, वही बेटर होगा। इसकी जांच के बाद रवि चोपड़ा जो कि कमेटी के हेड थे, डायरेक्टली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को भी एक लेटर लिख के कहते हैं कि यहाँ पेड़ों को काटने के साथ साथ सड़कों को भी काटा जा रहा है और पेड़ और सड़क को जो काट के कूड़ा जनरेट हो रहा है उसे इको सेंसिटिव जोन में डंप किया जा रहा है। उस कूड़े को नदियों में फेंका जा रहा है और ये इको सेंसिटिव जोन में किया जा रहा है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन जगहों पर भी कूड़ा फेंका जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट रवि चोपड़ा जी की रिकमेंडेशन को सुन लेता है और इस प्रोजेक्ट के लिए 7 मीटर चौड़ा रास्ता ही अलाउ करती है। लेकिन सरकार भी तेज है, सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने की वजह एक और नया तरीका निकाल लेती है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। और फिर नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रोजेक्ट में कूदता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करता है कि हमें डबल लाइन रोड बनाने की जरूरत है क्योंकि ये देश की आर्मी की जरूरत है। और फिर 4 धाम के इस प्रोजेक्ट को डिफेंस हित का नाम दे दिया जाता है और बताया जाता है कि ये देश के हित की बात है और इसकी जरूरत अभी हमारे देश की आर्मी को है, इसलिए चौड़ी सड़कें बनानी पड़ेगी। शुरुआत में बताया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट 4 धाम यात्रा के लिए किया जा रहा है, ये यात्रियों के लिए है, यात्री आसानी से यहाँ आ जा सके इसलिए बन रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का पर्पस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कूदने के बाद बदल जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आगे ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को भी फाइनली परमिशन देना पड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से बताया गया कि चाइना ऑलरेडी अपनी सीमा की ओर से स्ट्रॉन्ग सड़कें बना चुका है, उसके बाद सीमा पर हवाई पट्टी, हेलीपैड, टैंक और सैनिकों के लिए बिल्डिंग भी बनाया जा रहा है और ऐसे में हमें भी अपनी ओर से बनाना चाहिए ताकि 1962 जैसा स्थिति ना हो।
और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपील के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने भी अपने डिसीजन को बदल दिया और 7 मीटर के गाइडलाइन को 10 मीटर कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने बताया कि अगर किसी प्रोजेक्ट का पर्पस और स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंट हो तो डिसीजन चेंज हो सकता है। और उसके 1 साल बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी मानने को मजबूर हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी परमिशन मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली बोल देती है कि जैसा बना रहे हो वैसे ही बनाओ, 12 मीटर चौड़ा करके बनाओ। इस प्रोजेक्ट से देश की सेना को फायदा मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने का मेन मकसद है चारों धामों को हर मौसम में यात्रियों के लिए खोल के रखना ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो। और इस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है सिलक्यारा से बालकोटा तक बन रहे 4.5 किलोमीटर टनल का। इस टनल को बनाने का मेन मकसद था यमुनोत्री से गंगोत्री के डिस्टेंस को कम करना और इस टनल का कॉस्ट लगभग 1383 करोड़ रुपए बताया गया है और इसे नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा NHIDCL के गाइडेंस पर बनाया जा रहा है। और इस टनल के प्रोजेक्ट को पास करते वक्त ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था कि अगर किसी भी तरह का कोई घटना होता है तो मजदूरों को भागने के लिए एक स्किप पैसेज होना चाहिए, लेकिन इस टनल में कोई भी स्किप पैसेज यानी कि भागने का रास्ता नहीं था। उसके बाद ऐसे टनल को जब भी बनाया जाता है टनल के साइड से 1 से 2 मीटर तक के राउंडर पाइप भी लगाया जाता है ताकि अगर सुरंग गिर भी जाए तो उस पाइप के रास्ते से इंसान निकल पाए। इस पर कई लोगों का कहना है कि ये पाइप टनल में थे लेकिन कुछ दिन पहले इसे हटा दिया गया था और ये बात अब कितना सच है ये कंपनी और वहाँ काम करने वाले मजदूर ही बता सकते हैं। हालांकि सुरंग का काम अगले मंथ से फिर से शुरू होने वाला है और सरकार का भी 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। उसके बाद 4 धाम उत्तराखंड की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। हर साल लाखों लोग 4 धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड जाते हैं। हर साल लाखों लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं और इससे इकोनॉमी में ग्रोथ मिलता है। लेकिन अभी 6 मंथ के लिए ये चारों धाम ओपन रह पाता है। अभी जो 4 धाम के दर्शन के लिए लोग जाते हैं उसमें यमुनोत्री मंदिर से गंगोत्री मंदिर तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं और इसका डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर हो जाता है और इसी डिस्टेंस को गवर्नमेंट 20 किलोमीटर करना चाहती है और 45 मिनट में यमुनोत्री से गंगोत्री तक यात्रियों को पहुंचाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब 4 किलोमीटर का टनल बने और इसलिए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ा है ताकि पूरे साल लोग दर्शन के लिए आए और इकोनॉमी को थोड़ा रफ्तार मिले। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से 600 हेक्टेयर तक का जंगल काटा जा चुका है। अभी तक लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिया गया है और 4 धाम का जो हाईवे है उसे 75% तक चौड़ा किया जा चुका है और सरकार इन्वायरमेंट को बर्बाद करने में तुला है। तो भैया जय हिंद, जय भारत।